तो एरे एड्रेसिंग में वेक्टर के बारे में देखेंगे और वेक्टर में देखेंगे कि किसी वेक्टर को मान लो लिख दिए, रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर, तो ईच एलिमेंट जो है उसका कुछ ना कुछ एड्रेस मैटलैब स्टोर करके रखता है। मैटलैब को तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा एलिमेंट है, उसको एलिमेंट का एड्रेस पता होता है, तो उसको हम रिट्रेस कर सकते हैं। मतलब कोई वेक्टर लिखे, उसका मान लो फोर्थ कंपोनेंट जो है वो गलती लिखा गया हमसे, मान लो 10 होना चाहिए था, हम गलती से 11 लिख दिए, और बहुत बड़ा वेक्टर है, मान लेते हैं रो वेक्टर, तो क्या करेंगे, गलती हो गया तो फिर से दोबारा सारा चीज टाइप, आई मीन चाहते हैं हम कि उस जो 11 लिखा गया है 10 की जगह, उसको हटा के फिर से वापस 10 लिख दें। तो ये पॉसिबल है इसके हेल्प से, एड्रेस के हेल्प से। तो ये वैल्यूज को एडिट करने में ये काम आता है। और भी बहुत सारा काम आता है, सिर्फ एडिटिंग ही नहीं, जैसे कि हमको पूरा रो के बारे में इंफॉर्मेशन तो लिख लिए, लेकिन पूरा रो नहीं चाहिए हमको, कुछ रो का कुछ कंपोनेंट ही चाहिए, उसी के बारे में कुछ, उसी के बीच में कुछ ऑपरेशंस करना है हमको, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या जो भी, तो उसके लिए भी वेक्टर एड्रेस का काम करते हैं। मतलब एड्रेसिंग जो है वो काम आता है। तो इसमें पहले लिखेंगे द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट। वेक्टर्स में क्या होंगे, एलिमेंट्स हो गए, और हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। The address of an element in a vector is its position। और एड्रेस का मतलब क्या है, उसका पोजीशन, जैसे कि मैट्रिक्स में लिखते हैं या वेक्टर में लिखते हैं, हम लोग वेक्टर क्रिएट करते हैं, क्या लिखते हैं, a11 a12 एंड सो ऑन a1n, इस तरह से एक रो वेक्टर लिखते हैं। तो 1,1 जो है ये इसका एड्रेस है, 1,1। सिमिलरली इसका एड्रेस क्या होगा, 1,2 एंड सो ऑन, इसका एड्रेस 1,n। तो ये एड्रेस जो है वो मैटलैब को पता रहता है कि कौन सा एलिमेंट का एड्रेस कहाँ पर है, मतलब कौन सा एलिमेंट कहाँ पर स्टोर है। तो एड्रेस से मतलब है कि किस पोजीशन पर स्टोर है, इन इट्स या इन द रोज और कॉलम्स, इन द रोज या इन द रो और कॉलम, किसी भी कॉलम या रो में हम बात कर रहे हैं तो उसमें किस एलिमेंट का क्या पोजीशन है ये स्टोर करके रखता है। फॉर ए वेक्टर, मान लो उसका नाम है, वेक्टर का नाम है x, अगर x कोई वेक्टर है डिफाइन किया है वेरिएबल नेम x के साथ, तो x के करेंगे तो x के से क्या मिलेगा हमको, x वेक्टर का kth कंपोनेंट मिलेगा, मतलब kth पोजीशन पर जो मेरा वेक्टर स्टोर है वो मिलेगा, क्योंकि ये तो रो वेक्टर है ना, तो इसको स्टोर करने के लिए मतलब इसका स्टोर करने के लिए इसका पोजीशन को हम, ये मान लो a है तो a ऑफ 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, पहला वाला कंपोनेंट मिलेगा a12 11, a2 करेंगे तो सेकंड कंपोनेंट मिलेगा, सेकंड कंपोनेंट क्या है a12, एंड इस तरह से करते जाएंगे। तो एक एरे का एड्रेस के लिए हमको दो कंपोनेंट का बेसिकली तो जरूरत नहीं है, देखा जाए तो एक ही पैरामीटर से काम चलेगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में तो बढ़ना है ना। तो a1 करेंगे तो a1 इज द फर्स्ट कंपोनेंट, a2 इज द सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट को a3 से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। तो xk अगर किसी वेक्टर को लिखते हैं xk, तो इसका मतलब है कि वेक्टर x के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी डिफाइन किया जा चुका है, और उसके kth कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, kth प्लेस पर जो एलिमेंट है x वेक्टर में उसका बात कर रहे हैं। तो xk का मतलब है, xk रिफर्स टू द एलिमेंट इन पोजीशन k, kth पोजीशन पर जो एलिमेंट है उस वेक्टर में, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं जब भी x के लिखेंगे तो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक पहले ये देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल
अगर एक एक्स वेक्टर डिफाइन किए हैं तो एक्स वेक्टर जो होगा, मान लेते हैं ऐसा है 35, 46, 48, 32, 14, 5, 2, 8 ऐसे करके है, कुछ भी एक वेक्टर है। तो हम अगर लिखते हैं देन लिखते हैं x ऑफ 1, तो मतलब x वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट 35। फिर मान लो लिखते हैं, ये सिंटेक्स नहीं लिख रहे हैं, ये बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। फिर मान लो लिखते हैं x ऑफ 5, तो x वेक्टर का फिफ्थ कंपोनेंट कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5 ये कंपोनेंट। तो आउटपुट जो आएगा वो 14 आएगा। x 14 को स्टोर कर रहा है किस प्लेस पर? फिफ्थ प्लेस पर, मैटलैब। इसी तरह से x ऑफ मान लो 3 करते हैं, तो x ऑफ 3 कितना आएगा बताओ? 48 आएगा, थर्ड कंपोनेंट यानी 48। इसको ठीक से लिख देते हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं, और इसको अभी मैटलैब में करके देखेंगे, लेकिन थोड़ा और इसके बारे में लिख लेते हैं, या फिर करके पहले देख लेते हैं, इसके बाद सेकेंड हाफ पार्ट इसके बाद करते हैं। तो जैसे हम कोई वेक्टर डिफाइन करना चाहते हैं, x इज इक्वल टू कैसे डिफाइन करेंगे? वेरिएबल नेम दिए, इक्वल टू किए, ब्रैकेट ओपन किए, रो वेक्टर लिखना है। तो कुछ भी लिखते हैं टू, या फिर यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिए हैं इसी को हम यहाँ पर एज इट इज लिखते हैं। क्या एग्जाम्पल लिए हैं? 35, 46, 48, 35 स्पेस 46 स्पेस 48, उसके बाद 32, 14 स्पेस 32, 14, 5 to 8 स्पेस 5 स्पेस 2 स्पेस 8 और ब्रैकेट क्लोज। इसको रन करेंगे तो एक रो वेक्टर क्रिएट हो जाएगा। रन करते हैं यानी इंटर प्रेस करते हैं, ये मेरा रो वेक्टर क्रिएट हो गया। और हम ये छोटा है तो यहाँ पर सारा एलिमेंट दिख रहा है। हम चाहते हैं कि x1 निकालना, हम चाहते हैं कि इस वेक्टर का फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा कंपोनेंट है। हालांकि यहाँ पर अभी दिख रहा है हमको, बट हम वेरीफाई करना चाहते हैं इस तरह से। इंटर करेंगे तो 35 आएगा, जो कि एक्सपेक्टेड था। x1 इज 35। नेक्स्ट क्या लिखे हैं? x5 लिखे हैं, तो यहाँ पर भी x5 निकाल के देखते हैं, मतलब x वेक्टर के फिफ्थ पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है। इंटर प्रेस करेंगे तो 40। फिर इसके बाद x3 करेंगे तो थर्ड पोजीशन में कौन सा है? 48। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को रिट्रेस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किस प्लेस पर कौन सा एलिमेंट। जैसे कि ये तो छोटा हो गया ना, अगर हम बड़ा लिख दे, ऐसा लिख दें, एक वेक्टर लिखे x इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट है, 2.5 स्पेस ले रहा है, कहाँ तक जाएगा? फिर लाइन स्पेस के हेल्प से लिख देते हैं, लाइन स्पेस। फर्स्ट एलिमेंट हमको चाहिए 1, लास्ट एलिमेंट चाहिए हमको, मान लेते हैं 1000। ये तो 10,000 हो गया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है। 1 से फर्स्ट एलिमेंट 1, लास्ट एलिमेंट 10,000, और स्पेस कितना होना चाहिए? 1.1 होना चाहिए। अब इसके हेल्प से अगर हम पूछे कि 1000 1th पोजीशन पर क्या होगा, इसको पहले तो रन कर लेते हैं। तो इसको रन कर लिए, आउटपुट, अरे ये क्या हो गया? x इक्वल टू, अच्छा क्लियर करके कर, x इज इक्वल टू लाइन स्पेस 1, 1000, 2। ये क्या गड़बड़ हो रहा है?
फर्स्ट एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ठीक है। x इज इक्वल्स टू लाइन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये हमको लाइन स्पेस 1,1000, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने चाहिए, तो मान लेते हैं कि हमको 1000 एलिमेंट्स नहीं चाहिए, 10,000 चाहिए, या फिर 20,000, 20,000। इसको रन करते हैं, बहुत बड़ा एरे क्रिएट हो गया जिसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 20,000। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, लास्ट एलिमेंट 1 है, आई मीन एक मिनट, लास्ट एलिमेंट 1000 है, ऊपर में 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, वही दिखाना चाहते हैं। ऊपर चलते हैं, अरे ये पूरा आ भी नहीं रहा क्या, इसको पूरा अगर देखेंगे, इसको क्लिक करते हैं, तो ये जो है ये एक एरे क्रिएट हो गया, ये पूरा ऊपर वाला आई डोंट नो कि क्यों नहीं शो कर रहा है, करना चाहिए था, शायद टाइम लेगा। ये हम x वेरिएबल को यहाँ पर दिखेगा, वेक्टर क्रिएट होगा। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा, उसको रहने देता हूँ। तो ये मेरा फिर से एक बार डिफाइन करते, क्लियर करके, क्लियर, हाँ आ गया। फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकेंड एलिमेंट 1.05, थर्ड एलिमेंट 1.0999, फिर 1.114999, और इस तरह से चलते चलते बहुत लंबा क्रिएट होगा। ऐसे में हम क्या यहाँ पर क्लिक करके क्या है ना कि इसको इस मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर नहीं दिख रहा है वैसा, लेकिन यहाँ पर दिखेगा। ये रहा, ऐसे चलते 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 फाइनली ये है 20,000 प्लेस पर 1000 आ गया। ये ठीक है, क्लियर है। इस पर जब क्लिक किए तो हमको ये टेबल के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में दिखने लगता है, जिसका पहला एलिमेंट हम 1 लिए थे, लास्ट एलिमेंट 1000 लिए थे, और कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए था, 20,000 एलिमेंट्स चाहिए था। तो ये 1 2 3 4 ऐसे करते करते दिख रहा है कि 20,000 एलिमेंट्स हैं। तो इसको उस स्पेस से डिवाइड किया है सच दैट कि टोटल 20,000 कंपोनेंट्स इसके बन जाए। तो ये बन गया। अब हम इसमें पूछे, डायरेक्ट पूछे कि इसमें हमको बताओ कि 1999 20,000 है ना टोटल, तो 1999 प्लेस पर कौन सा एलिमेंट है, कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, मुश्किल है। लेकिन इसको पता है, कंप्यूटर को, मैटलैब को पता है। अगर हम लिखते हैं x और कौन सा प्लेस पर चाहिए हमको एलिमेंट, 1999 पर चाहिए कि इस प्लेस पर कौन सा एलिमेंट है, इंटर प्रेस करते हैं, देखो 100.8051, और चेक कर लेते हैं कि वाकई में 100.8051 है कि नहीं 199 पर। चलते हैं यहाँ पर, ये तो 8000 पहुंच गया, हमको 1900 मतलब 1000 पर ही जाना है। 199, अरे कहाँ चला गया, वन नाइन 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 यहाँ रहा, 1999 देख रहे हो, जो एलिमेंट यहाँ था वही आ गया। सिमिलरली अब मान लो इसमें हम चेंज करना चाहते हैं, हमसे कुछ टाइपिंग, मतलब हम चाहते हैं कि ये एलिमेंट लिखने के बाद अब इसमें हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, ये वाला एलिमेंट को हम चाहते हैं कि बदल दें, 199 को हटा के 199 की जगह 100.8051 है, इसको हटा के हम
इसको 101 कर दें, जस्ट एग्जांपल के लिए चाहते हैं कि इसको 101 कर दें, तो कैसे करेंगे? तो इसका जो पोजीशन है ना, ये x1999 ये भी एज अ वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है। तो ये नेक्स्ट में करेंगे, अभी करेंगे, मतलब नेक्स्ट स्टेप में यही काम करेंगे। फिलहाल तो ये समझ में आ गया कि कोई भी एरे है उसके ईच एलिमेंट का कोई ना कोई पोजीशन होता है, उस पोजीशन को हम पोजीशन के हेल्प से हम उस वेक्टर को रिट्रेस कर सकते हैं। अगर 11999 पूछे तो हमको पता नहीं कि कौन सा एलिमेंट होगा, लेकिन कितना खोजेंगे, ये बहुत बड़ा एरे हो गया ना, तो डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे x1999 तो आ गया मेरा आउटपुट 100.805। तो इस तरह से कोई भी प्लेस का हम चूज कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि क्या होगा, इसमें खोजने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ मैटलैब को पता है कि किस पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट स्टोर है। ठीक है, तो यहाँ से हम पोजीशन के हेल्प से हम रिट्रेस कर सकते हैं किसी भी एरे के किसी भी एलिमेंट्स को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वेक्टर में ही, कि उसको लिखते हैं कि अ सिंगल वेक्टर एलिमेंट, किसी भी वेक्टर को के सिंगल एलिमेंट को कैसे रिट्रेस कर सकते हैं। मान लो kth पोजीशन पर कोई है तो लिखेंगे x कॉमा x ब्रैकेट k, इसका मतलब x वेक्टर का kth पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एज अ वेरिएबल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसको, कैन बी यूज्ड जस्ट एज अ वेरिएबल। इसको हम वेरिएबल की तरह भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये अभी देखेंगे नेक्स्ट लाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो हम कहते हैं इट इज पॉसिबल टू चेंज द वैल्यू ऑफ ओनली वन एलिमेंट। मान लो एक बहुत बड़ा, जैसे कि वो बहुत बड़ा एरे है, टोटल 2000 कंपोनेंट्स है उसके, सॉरी 20,000 नॉट 2000, 20,000 तो बहुत बड़ा हो गया है। और उसके बीच में किसी एलिमेंट को हमको चेंज करना है, हम चाहते हैं कि उसको हम चेंज कर दें। जैसे कि हम चाहते हैं कि 199 प्लेस पर जो अभी आया था 100.8051 उसको हटा के हम 199 पर 101 प्लेस कर दें। जस्ट ये हम चाहते हैं, रिक्वायरमेंट है, तो ये किया जा सकता है। किसी एक एलिमेंट को भी हम चेंज कर सकते हैं उस वेक्टर में, और उसके लिए ज्यादा मेहनत करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ऑफ ए वेक्टर, ये कैसे करेंगे, बाय रीअसाइनिंग अ न्यू वैल्यू। पुराना वैल्यू को की जगह पर नया वैल्यू को रीअसाइन कर देंगे टू अ स्पेसिफिक एड्रेस, जिस भी एड्रेस पर हमको चेंज करना है। जैसे कि पहले देख लेते हैं सिंटेक्स करके कि कैसे करना है इसको, इस लाइन को समझ लेते हैं। एक वेक्टर डिफाइन कर दिए, समझने के लिए जस्ट 35 46 3 4 9 10 ये अपने से कोई एक वेक्टर डिफाइन कर लिया, और यहाँ पर परसेंटेज लगा के लिख देता है डिफाइनिंग अ वेक्टर, डिफाइन अ वेक्टर। यहाँ से बाद इंटरप्रेस करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, x इज इक्वल टू एक रो वेक्टर क्रिएट हो जाएगा 3 4 9 10, और हमको चाहिए अब x4 करेंगे तो यहाँ से क्या आउटपुट मिलेगा बताओ, x4 करेंगे तो फोर्थ कंपोनेंट कौन सा है इस वेक्टर का, 4 है, तो x4 मतलब x वेक्टर का फोर्थ कंपोनेंट यानी 4, ये 1 2 3 4 चौथा कंपोनेंट। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि मैटलैब का के हिसाब से लिख रहा है। तो ये x4 किए और इंटरप्रेस किए तो क्या देगा, लिखेगा आंसर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेगा नीचे 4। अब सिमिलरली हम करेंगे, मान लेते हैं x, अब हम क्या चाहते हैं कि मान लो कि सिक्स प्लेस पर अब ऐसे है कौन, सिक्स प्लेस पर है 1 2 3 4 5 6 10 10 है ना सिक्स प्लेस पर।
तो हम चाहते हैं कि गलती से 10 प्लेस पर, मान लो 10 लिखा गया, आई मीन 6 प्लेस पर, तो हम उसको चेंज करना चाहते हैं, हम 10 को 11 बनाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, x6 ये लिखेंगे, ये जो है एज अ वेरिएबल की तरफ काम करेगा। x6 लिख रहा है 11, यहां पर इसका क्या मतलब इस लाइन का कि x6 के जगह पर x वेक्टर के 6 प्लेस पर हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं एक वैल्यू। कौन सा वैल्यू, 11। पहले 10 था लेकिन अभी 11 असाइन कर रहे हैं। तो यहां पर लिखते हैं परसेंटेज में, असाइन अ न्यू वैल्यू टू द 6th एलिमेंट। 6th एलिमेंट पर हम न्यू वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं वैल्यू। तो यहां से इंटरप्रेस कर दिए अगर, तो अब जो है हमारा x जो है अब क्या आएगा, 35, 46, 3, 4 को तो कुछ किए नहीं, 9 एंड 10 के जगह 11 आ जाएगा। वही x करके इंटरप्रेस करेंगे तो आंसर इतना आ जाएगा। तो क्या किया, ये 6 प्लेस पर ये जो है एक वेरिएबल, इसको एज ए वेरिएबल की तरह ट्रीट किया और बोला 6 प्लेस पर 11 वैल्यू को असाइन कर दिया, नया वैल्यू को असाइन कर दिया। अब इससे फायदा क्या है, इस तरह से लोकेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, तो हम किसी भी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, ऐड, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि x2 प्लस x5 करें, तो देखना पड़ेगा सेकेंड एंड फिफ्थ, सेकेंड कौन सा है, ये है, एंड फिफ्थ कौन सा है, ये है। दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, x2 प्लस x5। आउटपुट क्या आना चाहिए, बोलो। सेकेंड एलिमेंट को एंड फिफ्थ एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं तो आउटपुट क्या होगा, x5 कितना है, x2 का वैल्यू कितना है, 46 है, पता है। यहाँ पर देखो ना, इसका x2 जो है 46 है और x5 क्या है, अपडेटेड में 9 है। मतलब ये तो चेंज नहीं हुआ ना, ये दोनों वैल्यूज। तो इस दोनों, तो लिख रहा है x2 प्लस x5, तो ये जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। क्यों नहीं बोल रहे थे सब, बोलो, तो इजी चीज पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब कि इसको क्या कर रहा है, एज अ वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा है। x2 का जो भी सेकंड पोजीशन पर वैल्यू है और फिफ्थ पोजीशन वैल्यू, उसको ऐड भी कर सकते हैं। सिमिलरली हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इसके साथ ऑपरेट कर सकते हैं, इन सब पोजीशन वेक्टर के साथ। यही फायदा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम चाहते हैं x3 का पावर x4। इसका क्या मतलब है, x3 का कौन सा पोजीशन है, x3 में कौन सा एलिमेंट है, 3, और ये करते हैं पावर के लिए यूज करते हैं, 6 के ऊपर रहता है। इसके ऊपर कर रहे हैं x4 कौन सा एलिमेंट है, ये। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब लिखना चाह रहे हैं 3 का पावर 4, समझ रहे हो। तो उसको हम ऐसे लिख रहे हैं, मैथमेटिकल कोई भी ऑपरेशन हम कर सकते हैं इन सब पोजीशंस वेक्टर, पोजीशन एलिमेंट्स के हेल्प से। प्लस स्क्वायर रूट, हमको पता है कि स्क्वायर रूट वेल डिफाइंड फंक्शन है, x5। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, तो ये तो मैटलैब पर इस तरह से लिखेंगे, लेकिन हम साइड में कॉपी में तो कर सकते हैं ना कि हम क्या लिखे हैं। तो 3 का पावर 4 किए हैं, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ एलिमेंट कौन सा है, 9 है, स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो ये कितना आना चाहिए इसको रन करने पर आउट, ये है जाएगा 81 प्लस 3 यानी 84। तो इसको जब इंटरप्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 84। कहने का मतलब कि एक वेक्टर है, एक वेक्टर आया और वहां से हमको सारे एलिमेंट्स का काम नहीं करना है, हमको कुछ एलिमेंट्स का ही यूज करना है, कुछ एलिमेंट यूज करके हमको कुछ ऑपरेशंस करना है। तो उस केस में ये जो है ये बहुत काम आता है। मतलब इस तरह से जो एड्रेसिंग करते हैं, एड्रेस होता है एलिमेंट का, वो काम आता है। एड्रेस की हेल्प से हमको पता है कि हमको 35 से कोई मतलब नहीं, हमको बस सेकेंड एलिमेंट जो मतलब है और फिफ्थ एलिमेंट से मतलब है, उस दोनों को ऐड करना है। क्वेश्चन में है कि ऐड करो, तो क्या करोगे, ये दोनों लिखोगे x2 और x5। जैसे कि एग्जांपल के लिए अच्छे से समझने के लिए, ये देखो, ये एक रो वेक्टर है और इसमें टोटल
कितने एलिमेंट्स हैं? 20,000। अब हमको कोई बोला कि तुम, अब इसके हर एलिमेंट्स को तो हम, मतलब हमको पता नहीं है कि कितना, 20,000 तो बहुत बड़ा होता है। हमको कोई बोला कि इसका 1001 पर जो एलिमेंट है x 1001 पर जो एलिमेंट है उसको ऐड करो किसके साथ? x, मान लेते हैं कुछ बोला, दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं 2003 के साथ। तो पहले तो खोजना पड़ेगा 1001 कहाँ है, फिर 2003 कहाँ है, और फिर ऐड करना पड़ेगा। तो इतना ज्यादा करने का जरूरत नहीं। मान लो और भी कुछ कुछ बोल दिया, दो चार और एलिमेंट बोल दिया, बट अभी समझने के लिए दो ही लेते हैं। तो ऐसा केस में क्या करेंगे, आप थोड़ी ना जोड़ते रहेंगे। मैटलैब की हेल्प से हमको पता है कि x एक ऑलरेडी वेरिएबल स्टोर हुआ है, उसमें 20,000 एलिमेंट्स हैं, तो उसके इस प्लेस पर ऐड कर दिए और इंटर प्रेस कर देंगे तो अपने आप मेरा आउटपुट ये आ गया। उसके लिए हमको जरूरत नहीं है कि पूरे वेक्टर को जाने, पूरे वेक्टर को जानने का जरूरत नहीं था ना इसमें, बस हम ये कमांड दिए तो अपने आप वो ऐड कर लिया 1001 एंड 2003 वेक्टर। तो यही कहना चाह रहा। सिमिलरली हम चाहते हैं x 2005 इंटू x, ये भी कर सकते हैं 5001। चाहते हैं इस दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, x 2005, मतलब 2005 का मतलब कि 2000 प्लेस पर जो x वेक्टर पर 2000 प्लेस पर जो एलिमेंट है। सिमिलरली इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटरप्रेस करते हैं, इंटरप्रेस करेंगे, ये वैल्यू आ गया 2.5353। इसको क्या बोलते हैं, इसको इंटू 10⁴ इस तरह से एलिमेंट आया। इसको इस तरह से पढ़ते हैं, शॉर्ट में ये इस तरह से लिखता है मैटलैब। तो किसी भी दो, तो देख रहे हो कि यहाँ पर अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने दे दिया जाता है तो हम कैसे कहाँ खोजते रहते हैं कि पहले खोजो 2005 फिर 5001 फिर मल्टीप्लाई करो। खोजना पड़ता ना कि पहले ये खोजना पड़ता एलिमेंट, फिर ये, फिर मल्टीप्लाई करते। तो डायरेक्ट हम कितना इजीली कर दिए, हमको मतलब ही नहीं है कि किस प्लेस पर कौन सा एलिमेंट, डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं किसी को किसी के साथ। ठीक है, तो ये बड़ा था, तो इसमें बड़ा वाला में इंपॉर्टेंस पता चलता है कि हाँ ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहले खोजो 2005 कहाँ है, 2005 तो यहीं पर मिल जाएगा। चलो ठीक है, ये रहा 2005। अब खोजो तो 2005 है, तो पहले इसको याद रखो कितना है, 101.1048 एंड देन 5001। तो अब 5001 खोजो, 5001 कहाँ गया, ऐसे ऐसे करते देखो कितना खोजने में ही कितना टाइम लग रहा है। इतना तो ऐसे करते हो क्योंकि बहुत सारा एलिमेंट्स है, 20,000 एलिमेंट्स तो कम नहीं होता है। तो इतना मेहनत ना करके हम डायरेक्ट यहाँ से हम कर दिए डायरेक्ट इस, क्योंकि मैटलैब को तो पोजीशन सबका पता है, हमको पता नहीं रहे अलग बात। तो देखो कितना टाइम लग रहा है, जबकि फास्ट कर रहे हैं फिर, क्योंकि एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है। 5001 ये, तो वहां पर 101 दशमलव कितना था, 108 ऐसे करके कुछ था, और यहाँ पर 250। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखता है 250.7625, इसको मल्टीप्लाई करना है ये इससे ना 2005 से। तो वापस से हम यहाँ पर आएंगे 2005 पर, यहाँ पर लिखेंगे 101.1048 और बीच में मल्टीप्लिकेशन। यही करना था ना। अब चेक करना चाहते हैं कि आंसर के बराबर आता है कि नहीं। देखो सेम ही आंसर आया, यहाँ पर जो आया था वही वाला यहाँ भी आया, लेकिन टाइम कितना लगा। ठीक है, तो इसको एक बार क्लियर करते हैं और छोटा वाला एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं।
उस पर करके देखते हैं। हम सबसे पहले एक रो वेक्टर क्रिएट करते हैं, x इक्वल टू 35 स्पेस 46 स्पेस 3 4 9 ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस करते एक रो वेक्टर क्रिएट हो गया। अब हम चाहते हैं कि हम एक x6 अभी है क्या, इंटर प्रेस करेंगे, क्या आएगा आउटपुट, s6 करेंगे तो लो 10 आएगा, देखते हैं 10 आया, ठीक है। अब हम देखें कि अरे जा गलती से हम 10 कर दिए, हमको यहाँ 11 करना था, तो क्या करेंगे, x6 के जगह हम असाइन करेंगे नया वैल्यू x6 का 11, और अगर हमको 11 असाइन करेंगे सेमी कॉलन दे देते हैं, ये इंटर प्रेस करेंगे, इस वैल्यू तो स्टोर कर लेगा x6 का 11, लेकिन शो नहीं करेगा। अब हम x फिर से देखते हैं कि x क्या है, तो x को इंटर करते हैं तो क्या होना चाहिए, पुराना वैल्यू था 10 और नया वैल्यू असाइन कर दिया 11, तो क्या होना चाहिए, वेक्टर यही रहेगा, बस लास्ट का 10 की जगह 11 होना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं, इंटर प्रेस करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम नया वैल्यू असाइन कर दिए x6 को। तो ये किया जा सकता है, किसी भी एक एलिमेंट को भी चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पर नहीं समझ में आएगा तो रोक देना वहां पर। x2 अब हम ऑपरेशन करते हैं, हमको क्या चाहिए था, x2 एंड x5 का एडिशन, तो कॉपी में लिखे थे यहाँ पर x2 और x5 का ऐड करेंगे तो 55 आएगा, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर 46 है एंड फिफ्थ पोजीशन पर 9 है। देखते हैं एग्जैक्टली 55 आ रहा है आंसर। फिर किसी भी एलिमेंट्स के बीच में कोई भी सा भी ऑपरेशन हम लगा सकते हैं, जैसे कि हम लोग किए थे x3 का पावर 4 प्लस स्क्वायर रूट बिल्ड फंक्शन है जिसका यूज हम डायरेक्टली कर सकते हैं, और इसका x5 यही किए थे हम लोग यहाँ पर, x3 मतलब थर्ड कंपोनेंट का पावर फोर्थ कंपोनेंट, मतलब थर्ड कंपोनेंट कौन सा है, 3 है, फोर्थ कंपोनेंट कौन सा है, 4 है, 3 का पावर 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कौन सा, स्क्वायर रूट किसका निकालना है, फिफ्थ प्लेस पर जो एलिमेंट स्टोर है, फिफ्थ प्लेस पर 9 स्टोर है, तो इसका आउटपुट यहाँ पर कैलकुलेट किए थे तो आया था 84। यहाँ पर चेक करते हैं कितना आएगा, आ रहा है कि नहीं, वेरीफाई करते हैं, एग्जैक्टली 84 आ रहा है। इस तरह से कुछ भी हम कर सकते हैं, हर एलिमेंट का पोजीशन पता चल गया ना, तो किसी भी पोजीशन के एलिमेंट के साथ कुछ भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे चाहते हैं कि x2 पावर x1 आ जाए, इसका क्या मतलब है, x2 मतलब 46 का पावर x1 यानी 35, 46 का पावर 35 कितना होगा, हम चाहते हैं कैलकुलेट करना, तो हम मैटलैब को कमांड देंगे, तो देखो इतना 1.572 इंटू 10 टू द पावर 58, बहुत बड़ा नंबर है, ह्यूज नंबर है, 10 का पावर 58 मतलब समझ रहे हो, 58 जीरोस। तो ये हम मैटलैब को कमांड दे सकते हैं, वो उसका काम है कैलकुलेट करना, तो ये फायदा है किसी का एड्रेस पता करके। किसी का एड्रेस पता रहता है तो हम उसके घर चले जाते हैं, तो वही काम यहाँ हो रहा है कि इसका इच एलिमेंट का एड्रेस पता है, तो हम उस वहां से उसके प्लेस पर जाके हम कुछ भी डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है वो कर सकते हैं। तो ये रहा वेक्टर के लिए। अब सेम काम मैट्रिक्स के लिए कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि डेटा जो भी एलिमेंट है वो स्टोर जो हो रहा है वो कैसे स्टोर हो रहा है, मतलब उसको रिट्रेस करना है तो कैसे करना है। जैसे वेक्टर में देखे थे कि x1 करते थे तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ x आ जाता था, लेकिन कोई मैट्रिक्स है, मान लो m एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर 1 करेंगे, यहाँ पर क्या होता है, रो भी डायरेक्शन में मूव करता है, कॉलम के भी डायरेक्शन में मूव करता है m के मैट्रिक्स के केस में, तो यहाँ पर तो a1 का मतलब वो नहीं समझ पाएगा, यहाँ 2 डायमेंशनल एरे हो गया, ये तो था वेक्टर 1 डायमेंशनल एरे,
इसलिए एक ही नंबर से मेरा काम चल रहा था। 2 डायमेंशनल एरे में ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि दो तरह से मूव कर रहा है, एक तो कॉलम भी एक तरह रो भी। तो यहाँ पर 2 नंबर का जरूरत पड़ेगा हमको किसी भी एलिमेंट को ट्रेस करने के लिए। तो लिखते हैं इसी चीज को कि फॉर ए मैट्रिक्स असाइंड टू अ वेरिएबल, किसी वेरिएबल, एम एक वेरिएबल है, इस दिस इज इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स लिख दिए, मतलब एम को कोई असाइन कर दिए, इस वेरिएबल को कोई मैट्रिक्स असाइन कर दिए। देन एम ऑफ के पी, पहले सिर्फ के लिख रहे थे, यहाँ पर दो नंबर का यूज करना पड़ेगा, के कॉमा की। इसका मतलब क्या होता है, यूजुअल, यानी केथ रो एंड पीएथ कॉलम। केथ रो एंड पीएथ कॉलम पर जो एलिमेंट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लिखेंगे कि x m of k comma p refers to the element in row k, kth रो में जो है, एंड कॉलम p, pth कॉलम में जो एलिमेंट है उसके बारे में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मानते हैं कि एक मैट्रिक्स है, इसको हम एम जो वेरिएबल है उसको असाइन कर दिया एक मैट्रिक्स 3 11 6 5 4 7 10 2 13 9 0 8, ये मैट्रिक्स है, एम को असाइन कर दिए। देन यहाँ से हम चाहते हैं कि कोई 1,1 एलिमेंट मिले, तो एम 1,1 लिखेंगे, और जब मतलब इंटरप्रेस करेंगे आउटपुट के लिए, तो कौन सा एलिमेंट आएगा, ऑब्वियसली ये आएगा 1,1 पर जो एलिमेंट यानी 3। सिमिलरली एम 2,3 कर देते हैं, मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो ये है, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम पर ये है, यानी 10। तो ये वैल्यूज यहाँ से आ जाएगा। चेक करके देखते हैं इसी चीज को। ये सब मतलब यहाँ पर इजी लग रहा होगा, बिकॉज हम लोग पहले से ही मैट्रिक्स को A11 A12 ऐसे करके लिखते हैं, तो ये कोई नया चीज तो नहीं है हम लोग की। m इज इक्वल्स टू, तो मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं फिर से रिकॉल करेंगे, कैसे लिखते हैं कोई बताएगा। मैट्रिक्स को लिखना है तो क्या करेंगे, हमको पहला रो लिखना है, बस डायरेक्ट बताओ आंसर। पहला रो लिखना है 3 11 6 5, तो क्या क्या प्रेस करना पड़ेगा यहाँ पर, फर्स्ट रो लिखना है, कैसे लिखेंगे, लेफ्ट ब्रैकेट, ओके, लेफ्ट ब्रैकेट, हम्म, हाँ, हर के बीच में एक एक स्पेस दे देंगे या कॉमा देंगे, और फिर राइट ब्रैकेट। ये तो एक रो हो गया, लेकिन हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं ना, मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लिख रहे हैं, सेमी कॉलन, हाँ, फिर नेक्स्ट रो लिखेंगे, 4 स्पेस 7 स्पेस 10 स्पेस 2, थर्ड रो लिखना है, फिर से सेमी कॉलन देंगे, 1 3 स्पेस 9 स्पेस 0 स्पेस 8, और सेमी कॉलन, सॉरी ब्रैकेट हो गया क्लोज, क्योंकि यही रो है मैट्रिक्स। इंटरप्रेस करेंगे तो मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगा। और हमको पता करना है कि इस मैट्रिक्स के अंदर 1,1 एलिमेंट कौन सा है, मतलब हम 3 को कैसे रिट्रेस कर सकते हैं। तो इसको किया जा सकता है, एम ऑफ 1,1 लिखेंगे तो 3 आ जाएगा, कि 1,1 प्लेस पर जो स्टोर है एलिमेंट उसका नाम O3 है। फिर 2,3 करेंगे, यानी सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है स्टोर, यानी आना चाहिए, एग्जैक्टली आएगा, वो आ रहा है। इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स को, कि किसी भी एलिमेंट को हम ट्रेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये छोटा मैट्रिक्स हो गया ना, ओके।
एक बड़ा मैट्रिक्स लेते हैं 50 क्रॉस 50 का। ये कमांड जो हम दिए हैं रैंड 50 का क्या मतलब है कि मैटलैब एक 50 क्रॉस 50 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जनरेट करेगा। और रैंड का क्या मतलब है? रैंड का मतलब है कि वो मैट्रिक्स जो होगा वो रैंडम होगा, मतलब मैटलैब कोई भी रैंडमली 50 क्रॉस 50 मैट्रिक्स को जनरेट कर देगा। तो चूंकि हमको बड़ा मैट्रिक्स चाहिए इसलिए इस चीज का यूज कर रहे हैं, इस कमांड का यूज कर रहे हैं। तो रैंड 50 करेंगे तो देखते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स आता है। देखो बहुत बड़ा मैट्रिक्स आ गया, ऑफ कोर्स 50 क्रॉस 50 का 50 कॉलम्स तक का है। और इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो ज्यादा अच्छा दिखेगा हमको। ये देखो यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म में दिखेगा। ये देखो इसमें टोटल नीचे तक कहाँ जा रहा है 50 रोज है, यहाँ 50 रोज एंड अंत तक जाएंगे तो 50 कॉलम्स। अब ये हम जनरेट कर दिए। ये मैटलैब का कमांड है रैंड 50 करेंगे या रैंड 20 करते तो 20 क्रॉस 20। तो रैंड जो है वो रैंडम मैट्रिक्स जनरेट करता है। मैटलैब को जो मन करेगा वो जनरेट कर देगा अपने से। लेटर ऑन देखेंगे कि रैंडम मैट्रिक्स जनरेट कैसे होता है। इसके एलिमेंट में एक खास बात है कि सब पॉजिटिव है और सब लेस देन 1 देख पा रहे हो। तो ये मैटलैब कोई चीज यूज करता है किसी खास चीज को इस तरह के डाटा को जनरेट करने के लिए, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम देखना चाहते हैं कि 50 क्रॉस 50 जो मैट्रिक्स जनरेट हुआ है इसका अच्छा इसको नाम नहीं दिए ना, एक मिनट इसको नाम दे देते हैं x इज इक्वल्स टू, फिर क्लियर CLC और यहाँ पर हम नाम देते हैं m इज इक्वल्स टू रैंड। हम नाम नहीं दे पाए थे तो नाम देना जरूरी है। जो मैट्रिक्स जनरेट करें उसका एक वेरिएबल नेम दे देंगे ना। लिखते हैं 50 और प्रेस करते हैं इंटर और यहाँ पर ये मैट्रिक्स में जनरेट हो गया। अब हम इस m मैट्रिक्स का, यहाँ पर इसका नाम है m मैट्रिक्स का किसी को भी बताओ कौन सा एलिमेंट तुमको चाहिए, कौन सा एलिमेंट जानना है कि वो कौन सा है। कोई एलिमेंट देखना चाहते हो कि कौन सा है। मान लो चाहते हैं कि m ऑफ 23 रो में 23 रो एंड 49 कॉलम पर कौन सा एलिमेंट हम देखना चाहते हैं। ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे तो हमको ये बता देगा कि कौन सा है। और यहाँ से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 23 रो पहले जाना पड़ेगा। 23 रो जाओ, ये रहा 23 रो, ये वाला। और 23 रो में 49 कॉलम पर जाना पड़ेगा, 49 कॉलम, ये रहा 49 कॉलम। तो ये कौन सा एलिमेंट है? ये वाला एलिमेंट 0.4986 राउंड ऑफ करके लिखा है, क्योंकि हम डेसिमल के बाद 4 ही डिजिट लेंगे। 0.4986 जो चाहिए था वही आ गया। इस तरह से हम कोई भी एलिमेंट, तुम लोग में से कोई बोलो कोई एलिमेंट चाहते हो, कौन सा एलिमेंट देखना चाहते हो बताओ। रो नंबर कॉलम नंबर चेक करेंगे। बोलो ना। 37 29 इंटरप्रेस करते हैं 37 29। तो पहले 37 पर चलते हैं, ये रहा 37 और 29 पर चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या वही एलिमेंट आया है। देखो 0.1741। तो इतना बड़ा मैट्रिक्स है, कहाँ पर कौन सा एलिमेंट है हमको याद नहीं रहेगा ना, लेकिन कंप्यूटर को याद रहेगा, मैटलैब को याद रहेगा। तो यही फायदा है कि इतना बड़ा मैट्रिक्स है और किस प्लेस पर कौन सा एलिमेंट है ये उसको पता है मैटलैब। तो हम चाहते हैं कि मान लो 37, 29 जो भी एलिमेंट है, हमको पता नहीं कौन सा एलिमेंट, चेंज कर देते हैं। यहाँ पर 37 न करके 31 कर देते हैं। पता नहीं कौन सा एलिमेंट है, लेकिन हमको बस इतना चाहिए कि इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है
किसी दूसरे एलिमेंट से जिसका पोजीशन है 21, 57। ठीक है, इस दोनों के बीच में दोनों एलिमेंट लिखे, दोनों का पोजीशन हम लिखे हैं, सिर्फ एलिमेंट तो नहीं लिखे, एलिमेंट पता नहीं, देखना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ खोजना पड़ेगा उसमें, बट दोनों का पोजीशन लिख दिए और दोनों के बीच में ऑपरेशन डाल दिए मल्टीप्लिकेशन, और इंटर प्रेस करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा। इस तरह से हम कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट्स के बीच में कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ पोजीशन को जानकर, पोजीशन के हेल्प से। तो ये फायदा है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें जैसे कि वेक्टर केस में किए थे, ये तो पोजीशन हो गया, तो बहुत सिंपल हो गया। हम चाहते हैं कि कोई मैट्रिक्स लिखा है, उसका एलिमेंट हम चेंज करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, तो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि वेक्टर में कर रहे थे ना, एस एक्स 6 को 6 प्लेस पर जो था, यहाँ पर 6 प्लेस पर हम 10 की जगह 11 असाइन करते रहते, नया वैल्यू। तो इस तरह से मैट्रिक्स में भी तो जरूरत पड़ सकता है ना, कि कई बार हमको नया वैल्यू का जरूरत पड़ सकता है, हम चाहते हैं कि नया वैल्यू असाइन कर दें, चेंज कर दे वैल्यू, तो यही काम मैटलैब में भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में पहले लिख लेते हैं। एज विथ वेक्टर्स, जैसा कि वेक्टर्स में किए थे, इट इज पॉसिबल टू चेंज द वैल्यू ऑफ जस्ट वन एलिमेंट। मान लो कोई एक एलिमेंट बस चेंज करना है, तो ये भी किया जा सकता है मैट्रिक्स में, ऑफ ए मैट्रिक्स। कैसे? उस वैल्यू पर नया वैल्यू असाइन कर देंगे, बाय असाइनिंग a new value to the to that element, to that पोजीशन, जो भी पोजीशन पर हमको चेंज करना है उस पोजीशन में हम चेंज कर सकते हैं। ऑल्सो जैसा कि हम कर रहे थे वेक्टर्स में, कि किसी भी दो एलिमेंट को लेके उसके बीच में कोई सा भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लिख पा रहे थे, तो यहां पर भी वही कर सकते हैं। ऑल्सो सिंगल एलिमेंट्स, कोई भी सिंगल एलिमेंट्स है जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल्स, इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। उसको यूज करके कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन एंड फंक्शन, या फंक्शन भी लिख सकते हैं। जैसे पहले समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। एम इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स लिखते हैं 3, 11, 6, 5, 4x4 ही मैट्रिक्स, क्योंकि कॉपी में कर रहे हैं तो छोटा छोटा मैट्रिक्स नहीं ले रहे, लेकिन जब मैटलैब में करेंगे तो छोटा बड़ा दोनों करके देख सकते हैं। 4, 7, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, 4, 7 कीजिए, 4, 7, 10, 2 सेमीकोलन, 13, 9, 0, 8। फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, टोटल 3 रोज हो गए, और कॉलम्स कितने हो गए? 4। यहाँ ये हम मैट्रिक्स को क्रिएट किए, इंटर प्रेस करेंगे तो एम जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा? 3, 11, 6, 5, 4, 7, 10, 2, 13, 9, 0, 8, 10, ये मेरा आउटपुट आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, जैसे कि हम चाहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, फिर हम चाहते हैं कि एम 3,1 जो है, इस पर नया वैल्यू हम असाइन करना चाहते हैं। 3,1 कौन सा है? ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। 13 की जगह हम देखें, अरे 13 लिखा गया, हम 15 यहाँ पर करना चाहते हैं, न्यू वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? तो एम 3,1 इज इक्वल टू 15, न्यू वैल्यू असाइन कर देंगे और सेमी कॉलन लगा देंगे, क्योंकि तो नहीं चाहिए 3,1, इसको रन करना तो जरूरी नहीं है ना, इसका आउटपुट देखना जरूरी नहीं है, तो सेमी कॉलन लगा दिया एंड देन एम प्रेस किए और इंटर प्रेस कर दिए, तो क्या आएगा? 3, 11, 6, 5, 4, 7, 10, 2,
ये 13 की जगह 15, 908, ये मेरा आ गया न्यू मैट्रिक्स, जहां पर 3 1 पोजीशन पर नया वैल्यू असाइन हो गया। सिमिलरली किसी भी दो पोजीशन के हेल्प से किसी भी दो एलिमेंट्स का हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं किसी भी टाइप का। जैसे कि अगर हम लिखें m2,4 माइनस m1,2 और इंटर प्रेस करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा 2,4 यानी सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, 1,2 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 2 माइनस 11 क्या आना चाहिए आउटपुट, यहां से प्रेस इंटर करेंगे तो आएगा आंसर इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, -9। ये कर सकते हैं। तो इस चीज को यहाँ पर मैटलैब में डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं कि क्या वाकई में एलिमेंट चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले छोटा मैट्रिक्स में देखते हैं, क्लियर CLC, और इसको अभी आ देते हैं। यहाँ पर एम मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। एम इज इक्वल टू, फिर से क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन किए, फर्स्ट रो को जनरेट लिखेंगे 3 11 6 5, फर्स्ट रो कंप्लीट, सेमी कॉलम दे देंगे। इसके बाद सेकेंड रो यानी 4 स्पेस 7 स्पेस 10 स्पेस 2, सेकेंड रो कंप्लीट, सेमी कॉलम। फिर 13 9 0 8, तीनों रो कंप्लीट हो गया, एंड कर देंगे। इंटर प्रेस करेंगे तो मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगा, एक मैट्रिक्स जो इसका साइज 3x4 है। इसके बाद हम कोई एलिमेंट ट्रेस करना चाहते हैं किसी पोजीशन का, तो लिख सकते हैं 3,1। 3,1 कितना है अभी, 3,1 देखेंगे तो 13 है। इंटर प्रेस करेंगे तो एग्जैक्टली 13 आ रहा है। कोई बात नहीं, हमको इसको चेंज करना है। 3,1 को 13 ना लिख के हम नया वैल्यू असाइन करते हैं 15 और प्रेस करते हैं इंटर। जैसे ही इंटर प्रेस किए तो देखो नया जो आया वैल्यू हमारा एम का, वो कितना आया, 13 की जगह आ गया ना 15। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। किसी भी दो एलिमेंट के साथ कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे 2,4 माइनस m 1,2, 2,4 यानी 2 माइनस m ऑफ 1,2, 1,2 यानी 11, तो -9 आना चाहिए, एक्चुअली -9 आ रहा है। तो ये तो छोटा मैट्रिक्स हो गया। छोटा मैट्रिक्स में तो हम खुद से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो कि एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स है, इस तरह से जनरेट करते हैं अगेन 100x100 मैट्रिक्स, लिखेंगे रैंड 100। ये एक तरीका है रैंडम कोई भी 100 मैट्रिक्स जनरेट करने का। इंटर प्रेस करेंगे, वेरिएबल का नाम फिर से देना भूल गए, इसलिए क्लियर CLC m इज इक्वल टू रैंड 100 और अब प्रेस करते हैं इंटर। तो m के वैल्यू पर साइन हो गया 100x100 मैट्रिक्स। इसको देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, 100 रोज हैं, नीचे जाएंगे तो, और 100 कॉलम्स। अब हम चेक करना चाहते हैं m 89th रो के 58th कॉलम में कौन सा एलिमेंट हम चेक करना चाहते हैं। इंटर प्रेस करेंगे तो ये एलिमेंट 7077। हम चाहते हैं कि इस एलिमेंट को जगह पर हम नया वैल्यू असाइन करें। क्या हो गया, तो कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे और नया वैल्यू असाइन करेंगे, तो इसको एज अ वेरिएबल की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। दिस इज इक्वल्स टू, नया वैल्यू असाइन कर देते हैं मान लो 2, और अब इंटर प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस किए तो वापस से हमारा नया मैट्रिक्स आ गया। पहले कौन, याद करो रखो क्या था, कौन सा हम रो लिए थे, 89th रो, और कॉलम कौन सा लिए थे 58 ना।
89 पर चलते हैं। तो ऐसा लिए थे तो पहले एलिमेंट जो आया था कितना था 0.7077, राइट। उसको चेंज करके हम क्या कर दिए थे 2 कर दिए ना। तो अब देखते हैं कि 89th रो के 58th कॉलम पर 2 है या नहीं। देखो 2 है, चेंज हो गया वैल्यू। तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं m ऑफ 2,65, यहाँ पर हम इसको अभी कितना है 2,65 पहले चेक करते हैं। 2,65 सॉरी 65 कॉलम्स, ये रहा 65 कॉलम्स एंड सेकेंड रो, ये रहा सेकेंड रो 65 कॉलम, कितना है 0.5877। और अब हम असाइन करते हैं यहाँ पर कोई वैल्यू, कोई भी वैल्यू बोलो, 101 असाइन कर देते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। देखो यहाँ पर वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, 101 आ गया, पहले कुछ और वैल्यू था। तो इस तरह से हम चाहें मैट्रिक्स में, इतने बड़े मैट्रिक्स में किसी एक एलिमेंट को भी चेंज करना पॉसिबल है। या इतने बड़े मैट्रिक्स में हम चाहते हैं कि किसी दो एलिमेंट के बीच में कोई ऑपरेशन कर दें, जैसे m 2,20 इंटू m 2,60 प्लस m 65,3 माइनस m, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, माइनस m 35,65 इंटू m 56,2। अब बताओ इसको कैलकुलेट करने के लिए, मान लो हमको किसी तरह से हमको रिक्वायरमेंट है इस चीज का, इस एलिमेंट को हमको चाहिए, मतलब ये कितना आउटपुट आएगा। तो ये करने अगर तुमको बोला जाए तो तुमको बहुत टाइम लगेगा, पहले खोजते रहो इतना बड़ा मैट्रिक्स में, पहले 65 3 ये ऐसे ऐसे कर। यहाँ पर मैटलैब में पोजीशन दे देंगे और ऑपरेट कर देंगे तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। तो हमको टाइम कितना लगा, विद इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं लगा, सेकेंड का फ्रैक्शन में लगा टाइम। लेकिन तुमको अगर कहा जाए इस मैट्रिक्स में खोजो, खोज के करो तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये सब फायदा है कि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स का यूज करके। तो आज क्या पढ़े, आज पढ़े कि मैटलैब में कोई भी एरे हो या कोई भी मैट्रिक्स, 1 डायमेंशनल एरे हो या 2 डायमेंशनल एरे हो, 1 डायमेंशनल मतलब वेक्टर, 2 डायमेंशनल मतलब मैट्रिक्स, तो उसमें हर एलिमेंट का कोई ना कोई पोजीशन होता है जिससे मैटलैब उसको याद रखता है। ये पढ़े, और पढ़े कि किसी भी पोजीशन पर मतलब कोई किसी भी पोजीशन पर जो कोई एलिमेंट है उसको हमको चेंज करना है तो वो हम चेंज इजिली कर सकते हैं। प्लस किसी भी एलिमेंट्स, किसी भी पोजीशन पर मतलब जो एलिमेंट्स है उसके बीच में कोई भी ऑपरेशंस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को हम लिख सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर लिख रहे हैं, ऑपरेट कर दे रहे हैं इतना सारा एलिमेंट्स को एक साथ, मतलब कि कोई भी अलजेब्राइक ऑपरेशन मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कर सकते हैं। तो आज बहुत कम पढ़े, इतना ही पढ़े आज, तो आज इतना ही रहने ही देते हैं।